Good evening, students. Welcome to Target IPS. Now let's go ahead and from where we left in the first video in thermodynamics. So my name is Akansh Vashish and I have secured All India Rank 20 in Engineering Services 2019. So हम लोगों ने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज तक बात कर ली थी. Now let's move ahead and go to thermodynamic equilibrium. Okay. So we are just moving towards zeroth law of thermodynamics. So let us now come to thermodynamic equilibrium. A system is said to be in thermodynamic equilibrium if they are in thermal, mechanical and chemical equilibrium. So when the system comes under thermal equilibrium, if they are having equality of temperatures, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस या फिर प्रेशर भी बोल सकते हैं, फोर्सेस या प्रेशर एंड प्रेशर. और केमिकल इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? व्हेन देयर इज इक्वालिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल या फिर केमिकल कंसंट्रेशन. सो जब ये तीनों इक्विलिब्रियम रहेंगे तभी जाकर के हम कहेंगे कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है. ओके, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्वालिटी. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्या है? प्योर सब्सटेंस. इसको माय डियर बहुत ही ध्यान से समझिएगा. प्योर सब्सटेंस को, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं विच आर हैविंग कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम. दूसरा, ऑफ मिक्सचर थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इररिस्पेक्टिव ऑफ फेज. चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इन वाटर वे फेज इट मे बी, इट इज इररिस्पेक्टिव एंड द केमिकल कंपोजिशन विल रिमेन द सेम. दोज आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस. एग्जांपल आइस, वाटर और स्टीम. ठीक है, ये तो चलिए सिंगल फेज वाले मैंने एग्जांपल दी. अब मल्टीपल फेजेस भी हो सकते हैं. आइस प्लस लिक्विड ले लीजिए, लिक्विड प्लस स्टीम ले लीजिए, मतलब लिक्विड वाटर प्लस स्टीम ले लीजिए, आइस प्लस लिक्विड वाटर, या फिर तीनों का कंपोजिशन ले लीजिए. तीनों कैसे? आइस प्लस लिक्विड वाटर प्लस स्टीम. ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस, बिकॉज इन सब में कॉमन केमिकल कंपोजिशन है, दैट इज H2O. फाइन. एक और एग्जांपल होता है गैसेस एयर. ये गैसेस की स्पेलिंग गलत है, इट इज गैशियस. लेट मी राइट, इसको आप करेक्ट कर लेना. गैशियस, गैशियस एयर. गैशियस एयर कौन सी एयर होती है? दिस इज द ड्राई कंपोनेंट ऑफ एयर. ओके, एयर में क्या क्या होते हैं कंपोनेंट्स? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. नाइट्रोजन 78% के आसपास, ऑक्सीजन 20% के आसपास. सो मेजरली ये दो होते हैं. बाकी आर्गन, नियन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा. नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, आर्गन, नियन, हीलियम, नोबल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड होता है एटसेट्रा. और माय डियर एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए, और इसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? नाइट्रोजन का 78%. ये याद रखना है आपको, आईसी इंजन बहुत काम आता है. ऑक्सीजन का 21% होता है. ठीक है, आईसी इंजन में इट वर्क्स. ओके, और इसके अलावा H2O वेपर ये भी होता है, वाटर वेपर भी होता है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेरिक एयर. तो ये जो मैंने कंपोजिशन बताया ये है एटमॉस्फेरिक एयर का कंपोजिशन, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, विच कंस्टिट्यूट्स ड्राई कंपोनेंट. और इसके अलावा क्या है? वाटर वेपर, जो कि है वेट कंपोनेंट. ओके, सो एयर में क्या है? ड्राई कंपोनेंट है प्लस वेट कंपोनेंट है, जो कि वाटर वेपर है. अगर वाटर वेपर को निकाल दूं, वाटर वेपर को निकाल दूं, जो बाकी बचा, द ड्राई कंपोनेंट इज कॉल्ड इज व्हाट? गैशियस एयर. इसी को हम गैशियस एयर बोलते हैं, और जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन फिक्स रहता है. इसीलिए गैशियस एयर प्योर सब्सटेंस कहलाती है, बिकॉज हाउ एवर अमाउंट यू टेक इन वॉट एवर लोकेशन यू टेक फ्रॉम वेर एवर लोकेशन, आप कहीं से भी गैशियस एयर उठा लें. ध्यान रखिए गैशियस एयर में वाटर वेपर नहीं होगा. और ये भी ध्यान रखिए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट डिफरेंट होता है. एग्जाम्पल, वन यू ऑन वन साइड यू टेक राजस्थान स्टेट, ओके, वेयर देयर इज द वेरी लेस मॉइस्चर कंटेंट. ओके, ऑलमोस्ट ड्राई समर पड़ती है. दूसरी तरफ आप चले जाइए तमिलनाडु, केरला साइड में, जहां पर वाटर कंटेंट, वेपर कंटेंट काफी ज्यादा होता है. सो देयर इज अ चेंज इन वाटर कंटेंट विथ रिस्पेक्ट टू द लोकेशन. सो इसलिए एटमॉस्फेरिक एयर प्योर सब्सटेंस नहीं है.
क्या लिखा है नोट में? एटमॉस्फेरिक इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, जबकि ड्राई एयर का कंपोजिशन वही रहता है। सो देयरफॉर ये प्योर सब्सटेंस है। ये आप इंपॉर्टेंट याद रखना। गैशियस एयर क्या है? प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल। फाइन, ओके। नाउ लेट्स कम टू दी थर्मोडायनामिक स्टेट। स्टेट क्या होती है? कंडीशन होती है। इट रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम, कंडीशन। फाइन। सो और कंडीशन कैसे डिफाइन होती है? उसकी प्रॉपर्टी से। उसका प्रेशर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उस वक्त उसका वॉल्यूम, वो कितने वॉल्यूम में पड़ा हुआ है, लाइक दैट। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज की मदद से हम स्टेट डिफाइन करते हैं गैस का। फाइन। सॉरी। अब आ जाते हैं पाथ पे। तो पाथ क्या होता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग टू इक्विलिब्रियम स्टेट्स। जब दो इक्विलिब्रियम स्टेट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बनता है? पाथ। दो इक्विलिब्रियम स्टेट्स माय डियर, नॉट द स्टेट्स, इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ये याद रहे। तो उससे बनता है पाथ। ठीक है, ओके। नाउ ये देखिए एग्जांपल, यहां पर एक पाथ शो किया गया है। ये देखिए हियर। सो हियर इट इज लीनियर पाथ बीइंग शोन बिटवीन टू इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस A1 एंड 2। सो ये पाथ शो हो रहा है। लेकिन माय डियर एक चीज का आप ध्यान रखना, कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यू रिक्वायर n नंबर ऑफ पॉइंट्स, राइट? n नंबर ऑफ इनफैक्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स होते हैं। सो ये ऐसा नहीं कि ये बना दिया हमने, ये पॉइंट पता कर लिया, ये पॉइंट पता कर लिया तो हमने बना दिया। बिकॉज यहां से यहां जाने के देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, देयर कुड बी n नंबर ऑफ वेज। वो कैसे डिसाइड होता है? एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यू रिक्वायर n नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। अब जैसे ये ग्राफ ड्रॉ तभी हुआ होगा व्हेन देयर आर इक्विलिब्रियम स्टेट्स लाइक दिस, तभी जाके ये ग्राफ ड्रॉ हुआ होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करना। फाइन। सो ये मैं आगे और बताऊंगा। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस? माय डियर रिवर्सिबल प्रोसेस वो है इन विच अ सिस्टम कम्स टू इनिशियल स्टेट वापस से, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम सम इनिशियल स्टेट, लेट अस टेक स्टार्ट्स फ्रॉम 1 फॉर एग्जांपल, कम्स टू 2 दैट इज अनदर स्टेट, एंड वापस से उसी पोजीशन पे जाता है ट्रेसिंग अलोंग द सेम पाथ। 1 से 2 आया, 2 से 1 गया अलोंग द सेम पाथ और विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। तभी हम बोलेंगे कि पूरा जो हमारा प्रोसेस हुआ है वो रिवर्सिबल हुआ है। प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। ये इंपॉर्टेंट है, सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े और सिस्टम भी अपने स्टेट पे वापस आए बट थ्रू द सेम पाथ ओनली, तभी ये हो सकता है रिवर्सिबल। ठीक है, सो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है इट इज पॉसिबल टू अचीव, बट ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहने को कह सकते हैं कि हाँ कर सकते हैं, बट ऐसे करा नहीं जाता क्योंकि इट टेक्स इनफाइनाइटली लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड है ना। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं, ठीक है, करने में। सो बोल सकते हैं कि पॉसिबल है बट हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। सो नोट में क्या लिखा हुआ है? फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस टू हैपन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स पाथ हैज टू बी सेम, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। Okay, and reversible processes are represented by continuous lines, whereas irreversible processes are represented by dotted lines. ये reversible और ये irreversible। ये देखिए दो ग्राफ का कंपैरिजन किया गया है। This is a solid line representing reversible path and it is a irreversible path. Okay, ऐसा क्यों? क्योंकि reversible path में we know, हमें पता है कि प्रोसेस कैसा होने वाला है। जैसे कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसके थ्रू हमने सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स मिले, सो दैट वी कैन, हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है लाइक दिस। इरिवर्सिबल में हमें नहीं पता कि, हमें जस्ट ये पता है कि स्टेट 1 ये है, स्टेट 2 ये है, अब इन बिटवीन क्या हुआ वी डोंट नो।
इसके बीच में क्या हुआ हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसीलिए हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। इरिवर्सिबल प्रोसेस माय डियर, डॉटेड लाइन से आप एक जगह और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप याद करो। आरएसी के अंदर यू ड्रॉ टीएस डायग्राम इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, याद है कुछ? हाँ, तो उसके अंदर कुछ आप ऐसे डायग्राम बनाते हैं। ये जो प्रोसेस दिखाते हैं आप, ये डॉटेड होना चाहिए, ये वाला डॉटेड होना चाहिए। बाकी ये सॉलिड लाइन है, ये सॉलिड है, ये डॉटेड है। वाई? बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इस तरीके से दिखाते हैं ना आरएसी में, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन। अब माय डियर, मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूंगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस को। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली में रिवर्सिबिलिटी भी दो तरीके की होती है। रिवर्सिबिलिटी दो तरीके की होती है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी। देखिए, अभी अपने रिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे डिफाइन किया? इन विच द सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट बट विदाउट लिविंग इम्पैक्ट ऑन द सराउंडिंग। देखिए, यहां पर दो वर्ड आए, सिस्टम भी आया और सराउंडिंग भी आया, ठीक है। तो इसी की वजह से यहां पर दो तरीके की रिवर्सिबिलिटी आती है। वन इज इंटरनल रिवर्सिबिलिटी एंड अदर वन इज एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी। इंटरनल किसके लिए? सिस्टम के लिए। एक्सटर्नल किसके लिए? सराउंडिंग के लिए। इंटरनल रिवर्सिबिलिटी कब अचीव होती है? व्हेन इट वर्क्स इनफाइनेटेसिमल स्लो विदाउट फ्रिक्शन। मतलब कोई ऐसा एजेंट ना हो जो कि डिसिपेशन कराए एनर्जी का, जैसे कि फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, एडी लॉसेस एक्सेट्रा। सो इस तरीके के इस तरह के डिसिपेटिव इफेक्ट्स ना हो, तब जाकर के जो प्रोसेस होगा वो होगा इंटरनली रिवर्सिबल, ओके। और एक्सटर्नली कब होगा? व्हेन देयर इज आइदर नो हीट ट्रांसफर टेकिंग प्लेस और इफ heat transfer is taking place between the system and the surrounding, it should occur with infinitesimal small temperature gradient। मतलब लगभग ना के बराबर टेम्परेचर डिफरेंस हो बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, तब जाकर के आप बोल सकते हैं कि सिस्टम इज मीन्स इट इज अंडरगोइंग एक्सटर्नली रिवर्सिबल। तो दोनों जब रिवर्सिबल हो जाए, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, तब जाके हम बोलते हैं कि द प्रोसेस इज हैपनिंग रिवर्सिबल, कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस। और ऐसी ही एक साइकिल विच इज कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल होती है कार्नट साइकिल। कार्नट साइकिल विल बी डीलिंग इन सेकेंड लॉ। तो वो है कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल, जिसमें हर एक प्रोसेस जो है इंटरनली और एक्सटर्नली रिवर्सिबल दोनों है, ओके। सो ये हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं जो कि इरिवर्सिबिलिटी ला सकते हैं? देखिए, फ्रिक्शन, फ्री एक्सपेंशन, और थर्ड एग्जांपल क्या है? मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स और हीट टेम्परेचर थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। कौन कौन से चार हैं? फ्रिक्शन है, मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स, हीट ट्रांसफर थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस और फ्री एक्सपेंशन। अब देखिए, इसमें फ्रिक्शन तो बट ऑब्वियस है। फ्रिक्शन इरिवर्सिबिलिटी क्यों लाएगा? क्योंकि फ्रिक्शन इज अ डिसिपेटिव फॉर्म ऑफ वर्क ना। फ्रिक्शन क्या करेगा? एनर्जी का लॉस इनटू द सराउंडिंग, सो देयरफॉर फ्रिक्शन इरिवर्सिबिलिटी लाएगा। फ्री एक्सपेंशन क्यों लाता है? मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड्स क्यों होता है इरिवर्सिबल? और वाई हीट ट्रांसफर थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस इज irreversible process? All these 3 points, that is point number 2, 3, 4, I will prove, don't worry, in the second law of thermodynamics itself when I will teach you entropy। वहां पर मैं प्रूव कर दूंगा कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, दैट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी का मतलब होता है क्लोज टू या फिर लगभग, है ना, क्लोज टू। स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, एट रेस्ट मतलब ये वो प्रोसेस है विच इज लगभग रेस्ट कंडीशन पे एक्ट हो रहा है। इनफाइनाइट स्लोनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। इनफाइनाइट स्लोनेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्रोसेस। और ये कैसे मिलता है?
बाय ज्वाइनिंग अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। देखिए यही मैंने आपको बताया था ना। सपोज फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, ये कोई प्रोसेस हो रहा था from this point to this point, so there are n number of equilibrium states. On joining then only you got the graph between the pressure and the volume. Okay, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, शायद इस डायग्राम से आपको ना समझ में आए, so I will explain you separately. Okay, just wait for a minute. सो वी आर डीलिंग विद द क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो उसको हम जरा प्रैक्टिकली समझते हैं। लेट मी शो यू। फाइन। नाउ जैसे यहां पर ये देखिए क्या हुआ, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने लिया, ठीक है। अब पिस्टन सिलेंडर ऐसे समझिए, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया, उसके ऊपर हमने रख दिया वेट। इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इस वाले स्टेट को भूल जाइए, जस्ट फॉरगेट दिस थिंग। ओके, सो इनिशियली देयर वाज अ वेट प्लेस्ड ऑन द पिस्टन। पिस्टन को आप मासलेस ले लीजिए एंड यू अज्यूम फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन बिटवीन द पिस्टन एंड द सिलेंडर। फाइन। सो एट दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, weight W, suppose it is there, W it is acting, and at that instant initially inside pressure was P naught. Fine. And also there would be atmospheric pressure acting from outside, right? So equation कैसे लिखेंगे आप equilibrium की? What will be the equilibrium equation at the initial condition? Net upward force will be net downward force. So क्या हो जाएगा, upward force क्या क्या हो जाएगा piston पे, P naught into A, where A is the area of the piston. That will be equal to weight plus P ATM into A. Is it the initial condition where P naught is the initial pressure, right? Okay. Now you remove the weight suddenly over the piston. आप piston से suddenly weight को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, because अंदर pressure ज्यादा है, so गैस क्या करना चाहिए, expand on account of its pressure. At the cost of reduced pressure, the volume will expand by displacement of the piston. जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो पिस्टन को धक्का देंगे ऊपर की तरफ बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर, और वो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन को एस्टेब्लिश करेंगे, और ये वो कंडीशन है विच इज द फाइनल इक्विलिब्रियम कंडीशन। डन। सो यहां पर क्या इक्वेशन हो जाएगी अब, P फाइनल इंटू A विल बी इक्वल टू सिंपली P एटमॉस्फेरिक इंटू A। यस, सो एट दिस कंडीशन P फाइनल इंटू A विल बी P एटमॉस्फेरिक इंटू A, या फिर फाइनल जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक के बराबर ही हो जाएगा। इनिशियल क्या होगा, वेट अपॉन एरिया प्लस P ATM। सो नाउ व्हाट यू डू इज यू आर प्लानिंग टू प्लॉट द कर्व। आपको ये दो स्टेट मिल गई, आपने सोचा चलो कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है। कर्व प्लॉट किया, कर्व प्लॉट किया आपने। On one axis you have pressure and on one axis you have volume. You know these two states, one initial that is and final that is 2. Now you tell me, are you able to draw the graph exactly? No, na, because there are n number of ways again to go to point 2 from 1. So what you will do now is you will divide this weight which you have placed earlier. Instead of removing it straight away, you just first divide it into infinitesimal smaller weights. n number of infinite smaller weights में आप divide इस तरीके से करेंगे so that W by n, that is the weight of each element, will tend towards 0 because n is tending towards infinity. तो इस तरीके से आप लगभग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कट करेंगे इस वेट से, और फिर उसको आप हटाते जाएंगे, उसको आप फिर हटाते जाएंगे। देन यू विल गेट सीरीज ऑफ
equilibrium states like this. And then you are able to plot the curve like this. तब ये कर्व मिलेगा. तो ये जो हमने प्रोसेस किया यही क्या है, क्वासी स्टैटिक. इट वॉज जस्ट क्लोज टू रेस्ट कंडीशन, इट वॉज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. नाउ एवरी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल. नो, इट्स अ मिथ बेसिकली कि हर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, ऐसा नहीं है. ओनली दोज क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस which are occurring without friction are what, reversible. फ्रिक्शन तो होना ही नहीं चाहिए तभी रिवर्सिबल होगा. ठीक है, क्वासी स्टैटिक से कुछ नहीं होगा. हाउ एवर यू मे गो स्लो, देर इज ऑलवेज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टू रबिंग एलिमेंट्स, दैट इज द पिस्टन एंड द सिलेंडर फॉर एग्जाम्पल. सो तब भी क्या आएगी, बहुत थोड़ी सी सही बट इरिवर्सिबिलिटी आएगी. सो देयर फोर नॉट एवरी क्वासी स्टैटिक इज रिवर्सिबल प्रोसेस, बट only those quasi-static processes without friction are what, reversible processes. Okay, now what are the cyclic processes? देखिए cycle क्या simple है. when we go from one state to the other and then we come back to the initial stage, but not this time, my dear, ध्यान रखिए, this time not along the same path, along the different path. ठीक है, जैसे ये देखिए, ये साइकिल्स के एग्जांपल है, बिकॉज गोइंग थ्रू द डिफरेंट पाथ्स ना. बिकॉज अगर आप यहां से यहां गए, सपोज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए, उसी रास्ते से वहीं आ गए, तो तब तो साइकिल ही कंप्लीट नहीं हुई. ओके, सो साइकिल क्या होता है, सेड टू बी द प्रोसेस इन विच इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आर सेम. वो तो ठीक है, ये भी इनकम्प्लीट है, बट थ्रू सीरीज ऑफ डिफरेंट पाथ्स, इस तरीके से. क्योंकि अगर सेम पाथ फॉलो हो गया तब तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, बट वो साइक्लिक नहीं है. फिर वो साइक्लिक नहीं है, रिवर्सिबल जरूर हो सकता है. सो एक इंपॉर्टेंट नोट है दैट द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ साइकिल आर 2. 2 ही क्यों, 1 भी तो हो सकता है ना, 1 भी तो हो सकता है. देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं साइकिल आपके सामने. 2 कैसे लिखा हुआ है, ये देखो. लेट मी ड्रॉ अ साइकिल. इनफैक्ट हम क्वेश्चन भी करेंगे, आपको दिख जाएगा. ये देखिए, सपोज मैं यहां से शुरू हुआ, ठीक है, और मैं यहीं पर ही वापस जा रहा हूं थ्रू वन प्रोसेस. ठीक है, ये देखिए साइकिल अब भी कंप्लीट है. प्रॉब्लम क्या है, जस्ट होल्ड इट फॉर अ व्हाइल माय डियर, अगेन आई विल प्रूव इट आफ्टर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. ओके, बट अभी के लिए क्या याद रखना है, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्या होते हैं टू कंप्लीट अ साइकिल इज 2. और साइकिल मैंने आपको बता दिया क्या होता है. साइकिल वो होता है विच व्हेन वी रीच टू द इनिशियल स्टेज बट थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, देन ओनली इट इज सेड दैट साइकिल इज कंप्लीटेड. ओके, सो हियर इट इज. नाउ लेट्स कम टू आइडियल गैस इक्वेशन. Let's come to ideal gas equation. You must have studied this ideal gas equation in 11th also. 11th केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं इनफैक्ट. ठीक है, सो आइडियल गैस इक्वेशन तो ठीक है, यू मस्ट बी नोइंग पी वी इज इक्वल टू एम आर टी या पी वी इज इक्वल टू एन आर बार टी. ये 2 फॉर्म में होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर बार टी. बस फर्क कहा जाता है कांस्टेंट में. यहाँ आर बार है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. आर बार क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. सिंस इट इज यूनिवर्सल, hence it is independent of gas. It's basically constant value for every gas. Okay, fixed value होती है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन. You have to remember this value thoroughly. 8.314 किलो जूल्स पर किलो मोल केल्विन, ये होती फिक्स वैल्यू आर बार की. इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ गैस. बट हेयर इफ यू टॉक अबाउट पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, यहां पर आर जो है यूनिवर्सल नहीं, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है. इट इज डिपेंडेंट ऑन गैस. वाई? बिकॉज आर इज बेसिकली आर बार डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट.
and molecular weight varies from gas to gas. Fine, but unit will be same. R और R bar की यूनिट सेम रहेगी, ठीक है. स्लाइट डिफरेंस है बस थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मास मल्टीप्लाई हो रहा है. तो देखिए यहाँ पर R बार की जो यूनिट ऐसी होनी चाहिए मास डिवाइड हो जाए. सो इसकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, जबकि R बार की यूनिट क्या थी, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन. ठीक है, सो ये है. इन फ्लूइड मैकेनिक्स यू हैव कम अक्रॉस द कंसेप्ट ऑफ प्रेशर. प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया. ध्यान क्या रखना है इसमें, जो PV is equal to MRT when you are applying, their pressure should be absolute. Please read the question very carefully. Sometimes gauge pressure is being given, you have to convert it into absolute first. Okay, gauge दिया हो या वैक्यूम दिया हो, तो थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं. क्विक ओवरव्यू ऑफ दिस थिंग, अदरवाइज you must have studies in fluid mechanics. देखिए हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए पहले एक जीरो लाइन लेते हैं, जीरो रेफरेंस लिया जाता है. वैसे ही प्रेशर के लिए एक एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट हम लोग लेते हैं, इन विच देर आर नो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस प्रेजेंट. ओके, हियर फ्रॉम दिस पॉइंट वी मेजर द प्रेशर. ओके, नाउ देयर इज अ लाइन विच इज अ स्टैंडर्ड लाइन विच इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसकी वैल्यू होती है 1.01325 बार. 1.01325 बार ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एट द मीन सी लेवल, राइट. 1.01325 बार. एंड 1 बार क्या होता है, 1 बार बेसिकली होता है 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से पास्कल्स. सो 1 बार इज 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल्स. तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 1.01325 इंटू 10 to the power 5 पास्कल्स हो गया. इसी को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 101.325 किलो पास्कल्स आ जाएगा. ठीक है, सो ये है. एक और यूनिट होती है प्रेशर की जो कि अक्सर यूज की जाती है. समटाइम्स गेट प्लेज विद द यूनिट, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट बीइंग यूज्ड. गेट में काफी खेलता है. तो 1 एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर भी यूज की जाती है प्रेशर में. 1 एटमॉस्फेयर इज बेसिकली 1.01325 बार. इतना याद कर लो बस, बाकी बार को आप पास्कल में कन्वर्ट करना जानते हैं. 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है, 1.01325 बार. दिस यू शुड रिमेंबर क्लियरली. ओके, नाउ अब फटाफट यहां देखिए, ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है, ये मैंने बताया ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है. नाउ इफ द प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर विच यू कॉल इट एब्सोल्यूट प्रेशर, विच इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम दिस जीरो लाइन, तो वो अगर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है तो ऐसे प्रेशर को हम लोग गेज, कितना ज्यादा है वो एटमॉस्फेयर से, उसको हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं. और वही अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है, इफ दैट एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम द जीरो लाइन इज लेस देन एटमॉस्फेयर, देन कितना कम है उसको ही हम लोग वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं. सो प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. वैक्यूम का मतलब है नेगेटिव प्रेशर, वो प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम होगा. सो एब्सोल्यूट विल बी व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर. या फिर अगर वैक्यूम प्रेशर होगा तो एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम. प्लीज रिमेंबर दीज कन्वर्जन्स वेरी वेरी क्लियरली. ओके, और एक वैल्यू और याद रखना माय डियर, ये भी अक्सर कभी कभी कन्वर्जन में काम आती है. जैसे डेंसिटी ऑफ मर्करी, कभी कभी क्या होता है, प्रेशर दिया जाता है इन समथिंग मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, फॉर एग्जांपल 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर द डेंसिटी ऑफ मर्करी, दैट इज 13,600 kilograms per meter cube. एंड डेंसिटी ऑफ वाटर तो पता ही होती है सबको, 1000 है ना, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब. और मर्करी की याद रखेंगे 13,600 kilograms पर मीटर क्यूब. नाउ व्हाट यू डू इज, अगर प्रेशर सपोज दिया जाता है 760 mm ऑफ मर्करी, कैसे कन्वर्ट करेंगे, रो जी एच से. ये एच वैल्यू है, ठीक है. तो अब आप रखिए, रो कितना है 13,600, जी इज 9.81 एंड
एच इज 760 मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए 0.76. वॉट एवर यू आर गेटिंग दिस विल बी इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ऐसे कन्वर्ट करना है आपको. आई होप इट्स क्लियर टू यू. टिल हियर इट्स क्लियर? फाइन. ओके माय डियर, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. सो थैंक यू वेरी मच. एक बार आप देख लीजिए पूरा हमने लास्ट में हम लोग कहां पर लीव कर रहे हैं. सो टिल हियर वी एंड हियर. Thank you so much. We'll continue in the next video.